नमस्कार। मैं डॉक्टर सतीश कुमार मीना, सहायक आचार्य राजनीति विज्ञान, राजकीय महाविद्यालय बावनवास, जिला सवाई माधोपुर, राजस्थान सरकार। आज इस व्याख्यान के अंतर्गत हम भारतीय संविधान और उसकी प्रस्तावना के बारे में चर्चा करेंगे। भारतीय संविधान की गणना विश्व के सबसे बड़े संविधानों में की जाती है, या यूं कहें कि भारत का संविधान जो लिखित संविधान है उनमें विश्व का सबसे बड़ा संविधान है। उस संविधान की उद्देशिका क्या है, उसका क्या महत्व है, इस व्याख्यान के में हम आज ये समझेंगे। भारतीय संविधान की उद्देशिका या प्रस्तावना को समझने से पहले हम ये समझेंगे कि प्रस्तावना या उद्देशिका क्या होती है। प्रस्तावना या उद्देशिका किसी भी विषय का परिचय या इंट्रोडक्शन या उसकी भूमिका होती है। इसी भूमिका की जो परंपरा थी उसको संविधानों में सर्वप्रथम अमेरिका के संविधान में शामिल किया गया। उसके बाद विभिन्न देशों में इसे अपनाया गया और उन देशों में भारत भी एक है। और भारत में भी संविधान निर्माताओं ने इसकी एक प्रस्तावना बनाई जो कि पंडित जवाहरलाल नेहरू द्वारा बनाए गए, पेश किए गए और संविधान सभा द्वारा अपनाए गए उद्देश्य प्रस्ताव पर आधारित है। इसमें जो वर्तमान में भारतीय संविधान की उद्देशिका है, प्रस्तावना है, इसमें 42वें संवैधानिक संशोधन 1976 में 3 नए शब्द जोड़े गए थे: समाजवादी, धर्मनिरपेक्षता और अखंडता। इस प्रकार वर्तमान में जो भारतीय संविधान की प्रस्तावना है वो इस प्रकार है कि हम इसका एक एक शब्द का अपने आप पे महत्व है। और जो भारतीय संविधान की प्रस्तावना है वो भारतीय संविधान के स्रोतों को, भारतीय संविधान की प्रकृति को और भारतीय संविधान के उद्देश्यों को और उसके लागू होने की तिथि को स्पष्ट करती है। और हम यूं कहें कि संपूर्ण भारतीय संविधान का एक आईना है। संपूर्ण भारत संविधान रूपी जो पिक्चर है उसका एक ट्रेलर है और उस ट्रेलर में पूरा निष्कर्ष समझ में आ जाता है कि क्यों भारतीय संविधान बनाया गया, किसने बनाया और किन उद्देश्यों के लिए बनाया गया और कब बनाया। इन सब बातों का उल्लेख इस छोटे से आलेख में स्पष्ट हो जाता है कि हम भारतीय संविधान की जो प्रस्तावना है वो इस प्रकार है कि हम भारत के लोग, इस बात हम भारत के लोग जो है उससे स्पष्ट होता है कि जो भारत को, संविधान को जो शक्ति प्रदान करते हैं, जो शक्ति के स्रोत हैं, भारतीय संविधान में जो तमाम तरह की संस्थाएं हैं वो जो शक्ति अर्जन करती है, जो शक्ति प्राप्त करती है वो अंतिम रूप से भारत के लोगों से प्राप्त करती है। हम भारत के लोग भारत को एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न, भारत के देश का नाम स्पष्ट हो गया, उस भारत देश को क्या एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न, संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न मतलब संप्रभुता युक्त, जो आंतरिक और बाहरी रूप से स्वतंत्र होगा। आंतरिक रूप से अपने देश में कोई भी कानून बनाने के लिए स्वतंत्र होगा और बाहरी रूप से किसी भी देश के साथ संधि समझौता, संधि विच्छेद, युद्ध करने के लिए आज़ाद होगा। समाजवादी शब्द जो कि 42वें संवैधानिक संशोधन द्वारा जोड़ा गया था कि भारत एक समाजवादी देश होगा जिसमें समाजवादी व्यवस्था को अपनाया जाएगा। पंथ निरपेक्षता से मतलब है कि भारत देश जो होगा वो किसी भी धर्म को राजकीय संरक्षण प्रदान नहीं करेगा। उसकी दृष्टि में सभी धर्म समान होंगे और धर्म का मामला व्यक्तिगत होगा और देश की सरकार सभी धर्मों के लिए समान
सुरक्षा और सभी धर्म को मानने वाले अनुयायियों के लिए समान रूप से व्यवस्था करेगी। और इसके लिए भारतीय संविधान के अनुच्छेद 25 से 28 तक भारतीय नागरिकों के धर्म संबंधी अधिकारों की और स्वतंत्रता की रक्षा के लिए प्रावधान किए गए हैं। लोकतंत्रात्मक गणराज्य या लोकतंत्रात्मक भारतीय संविधान की उद्देशिका इस बात को इंगित करती है कि भारत की जो संविधान या भारत देश लोकतंत्रात्मक होगा, जिसमें सरकार जनता द्वारा निर्वाचित होंगी और जिसका नियत टाइम के लिए चुनाव होगा और फिर नियत समय के बाद दोबारा नई सरकार चुनी जाएगी और अच्छा काम करेगी तो वापस, नहीं तो इस प्रकार हम मान सकते हैं कि जनता की या लोगों की सहमति से सरकार चलेगी, जनता की इच्छा पर, मतलब शासन का रूप लोकतंत्र रहेगा। गणराज्य या गणतंत्र, भारत का स्वरूप गणतंत्रात्मक रहेगा। गणतंत्र से मतलब है कि भारत का जो राज प्रमुख है, सबसे बड़ा अधिकारी है, वो जनता द्वारा निर्वाचित होगा। गणराज्य बनाने के लिए तथा उसके समस्त नागरिकों को, इन लाइनों में अब तक भारत का स्वरूप स्पष्ट हुआ कि भारत को संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी पंथ निरपेक्ष लोकतंत्रात्मक गणराज्य बनाने के लिए समस्त नागरिकों को, इन उद्देश्य को, भारत को कैसा स्वरूप, भारत के शासन का ऐसा स्वरूप बनाने के लिए ये स्वरूप कब प्रदान होगा, जब भारत के नागरिकों को सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक, विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म और उपासना की स्वतंत्रता, प्रतिष्ठा और अवसर की समानता प्राप्त कराने के लिए तथा उन सब व्यक्ति की गरिमा और राष्ट्र की एकता और अखंडता को सुनिश्चित करने वाली बंधुता को बढ़ाने के लिए। दूसरा अगला क्या है, किस भारत के स्वरूप को इस संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी पंथ निरपेक्ष लोकतंत्रात्मक और गणतंत्रात्मक बनाने के लिए तथा उसके समस्त नागरिकों को सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक न्याय दिलवाने के लिए एवं विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास और धर्म और उपासना की स्वतंत्रता, प्रतिष्ठा, अवसर की समानता और बंधुता की भावना को बढ़ाने के लिए संविधान काम करेगा। इन सभी उद्देश्यों को प्राप्त करने के लिए सभी भारत के लोग दृढ़ संकल्प होकर अपनी इस संविधान सभा में, यहाँ ये स्पष्ट होता है कि संविधान सभा किनकी थी, सभी भारतीय लोगों की, जिसमें निर्वाचन रूप से भले ही सभी का रिप्रेजेंटेशन नहीं था, लेकिन वास्तविक रूप से वो भारत के प्रत्येक हिस्से का रिप्रेजेंटेशन कर रही थी। मैं आज तारीख 26 नवंबर 1949 ईस्वी को एतद द्वारा संविधान को अंगीकृत, अधिनियमित और आत्मर्पित करते हैं। इस प्रकार भारत की संविधान की प्रस्तावना में भारत के संविधान के स्रोत को स्पष्ट किया गया है कि भारत का संविधान जो अपने आप में जो शक्ति प्राप्त करता है कानून बनाने की, देश को चलाने की, संविधान के रूप, वो उसका अंतिम स्रोत जनता है, जो उसके उद्देशिका के पहले शब्द से स्पष्ट होती है, हम भारत के लोग। अंतिम रूप से जो समझ सकती है वो उद्देशिका के अनुसार भारत के लोगों से प्राप्त करता है। अगले भारत की संविधान की उद्देशिका यह स्पष्ट करती है कि भारत का की संविधान की या भारत देश की जो प्रकृति है वो कैसी रहेगी, संप्रभुता संपन्न, समाजवादी, पंथ निरपेक्ष, लोकतंत्रात्मक और गणतंत्रात्मक। इससे यह स्पष्ट होता है कि भारत देश का संविधान या भारत देश एक संपूर्ण प्रभु समाजवादी, पंथ निरपेक्ष और लोकतांत्रिक गणतंत्र रहेगा, गणतंत्रात्मक शासन व्यवस्था वाला देश रहेगा। अगला इसके उद्देश्यों को स्पष्ट करता है कि भारत देश का संविधान है वो भारत देश के समस्त नागरिकों को सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक न्याय दिलवाने के लिए
या सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक न्याय स्थापित करने के लिए और समस्त नागरिकों को स्वतंत्रता, जिसमें विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म और उपासना की स्वतंत्रता, समानता की स्थापना करने के, लोगों के मध्य प्रतिष्ठा, अवसर की समानता स्थापित करने के लिए उन सभी व्यक्तियों में गरिमा और राष्ट्र की एकता और अखंडता को सुनिश्चित करने वाली बंधुता को बढ़ाना, ये भारतीय संविधान का उद्देश्य होगा। इन सभी उद्देश्यों को ध्यान में रखते हुए भारतीय संविधान, भारतीय देश काम करेगा। और अगला जो अंतिम इसका फेज है प्रस्तावना का, वो इसके लागू होने की तिथि को इंगित करता है। और भारतीय जनता द्वारा ही जो लास्ट के शब्द हैं कि उनको किसके द्वारा, इन सब द्वारा अंगीकृत किया जाता है, अधिनियमित किया जाता है और आत्मर्पित किया जाता है। इनके द्वारा ही अंगीकृत किया जाता है, अधिनियमित भी कर दिया और आत्मर्पित कर दिया। इस प्रकार भारतीय संविधान की उद्देशिका, भारतीय संविधान का आईना है, वो दर्शन है जिसके माध्यम से भारतीय संविधान शक्ति ग्रहण करता है। इसकी इम्पोर्टेंस के लिए इसका अपने आप में विशेष महत्व है। इसके लिए बहुत से विद्वानों ने अपने अपने विचार व्यक्त किए हैं, जिनमें भारत के मुख्य न्यायाधीश एम हिदायतुल्लाह का कथन इम्पोर्टेंट है कि प्रस्तावना सारगर्भित भी है कि प्रस्तावना अमेरिका की स्वतंत्रता की घोषणा के समान है, लेकिन यह एक घोषणा से भी ज़्यादा है। यह हमारे संविधान की आत्मा है, जिसमें हमारे राजनीतिक समाज के तौर तरीकों को दर्शाया गया है। इसमें गंभीर संकल्प शामिल है, जिन्हें एक क्रांति ही परिवर्तित कर सकती है। इसी प्रकार हमारी संविधान सभा की प्रारूप समिति के सदस्य के.एम. मुंशी ने भारतीय संविधान की प्रस्तावना को हमारी संप्रभु लोकतांत्रिक गणराज्य का भविष्य फल कहा है। इसी प्रकार अन्य विद्वान हैं जिन्होंने प्रस्तावना के बारे में अपने उसके इम्पोर्टेंस के बारे में वाक्य दिए हैं। उनमें है पंडित ठाकुरदास भार्गव, जिन्होंने कहा है कि प्रस्तावना संविधान का सबसे सम्मानित भाग है और यह संविधान की आत्मा है, यह संविधान की कुंजी है, यह संविधान का आभूषण है, यह एक उचित स्थान है जहाँ पर कोई भी संविधान का मूल्यांकन कर सकता है। इस प्रकार भारतीय संविधान की प्रस्तावना भारतीय संविधान का आईना है, जिसके माध्यम से हम संपूर्ण संविधान के दर्शन कर सकते हैं, संपूर्ण संविधान का प्रतिबिंब देख सकते हैं। नमस्कार, धन्यवाद।